तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूदा संघर्ष के बीच जी7 का 2025 का शिखर सम्मेलन बेहद अहम हो जा रहा है। ऐसे में भारत की भूमिका भी अहम बन जाती है। आइए एक बार आपको बताते हैं कि जी7 में भारत की अहमियत क्यों है और किस लिए भारत को लगातार एक आमंत्रित किया जाता रहा है। जी7 में भारत सदस्य नहीं है, उसके बावजूद ये छठा वर्ष होगा, छठा शिखर सम्मेलन होगा जी7 का, जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, दुनिया की उभरती हुई महाशक्तियों में से एक है। कई ऐसे कारण जुड़े हुए हैं भारत की एक तरह से सहभागिता जी7 में होने के पीछे। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया के लिए निवेश का एक बहुत बड़ा केंद्र है। भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जो कि भारत को एक बड़ा कारण बताता है ऐसे वैश्विक मंचों पर उपस्थित होने के लिए। भारत निवेश और व्यापार के माध्यम से वैश्विक विकास को लगातार गति दे रहा है। उधर जी7 की इंडो पैसिफिक रणनीतियों में भी भारत का बड़ा महत्व है। भारत की मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था जी7 के लिए भारत विश्वसनीय साझेदार माना जाता है। वैश्विक मंचों पर भारत की सक्रिय भूमिका रही है और कई ऐसी वैश्विक चुनौतियों के समाधान के तौर पर भी भारत ने नेतृत्व किया है। जलवायु परिवर्तन, डिजिटल परिवर्तन जैसे मुद्दों पर भारत की बड़ी भूमिका रही है। भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभरा है। जी7 के मंच से पहले जी20 में हमने देखा था कि भारत ने अपना एक बड़ा नारा और एक बड़ा उद्देश्य जी20 का भारत का ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करना था। वैश्विक शांति का भारत पक्षधर है और मौजूदा दौर में विश्व में जब एक तरह से अशांति के जो तमाम वो पहलू हैं, दो युद्ध एक बड़े जब जारी हैं, दो संघर्ष बड़े जारी हैं, ऐसे में भारत लगातार शांति का पक्षधर रहा है। हमेशा से भारत ने कहा है कि कूटनीति और बातचीत के जरिए ही इन तमाम एक तरह से मसलों का हल ढूंढा जा सकता है। भारत कई आपूर्ति श्रृंखलाओं का केंद्र है, तो ऐसे में भारत की भूमिका बढ़ जाती है और जी7 क्योंकि कनाडा में हो रहा है, ये और भी ज़्यादा अहम हो जा रहा है भारत के लिए। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर संजय भारद्वाज जुड़ रहे हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ जेएनयू से। तो प्रोफेसर संजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो प्रोफेसर संजय, कनाडा में 2025 का जी7 का शिखर सम्मेलन, प्रधानमंत्री कनाडा पहुंच चुके हैं, शामिल होंगे। बड़ी बात है जो आप पांच अगर मैं आपसे पूछूं कि एक तो बायलैटरल संबंध है उसको लेकर भी, और अंतर्राष्ट्रीय मंच पे क्योंकि ताज़ा ईरान और इजराइल का संघर्ष इस बैठक को बेहद अहम करने जा रहा है। देखिए, इस सम्मेलन की टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है भारत के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भारत ने अभी आतंकवाद को झेला है। पहलगाम में जो अटैक हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली विदेश यात्रा है। पहले वो साइप्रस गए, अभी जी7 समिट में है, उसके बाद क्रोएशिया जाएंगे। तो दुनिया को ये बात भारत को अपना पक्ष रखना है कि देखिए आतंकवाद को कैसे भारत आतंकवाद से जूझ रहा है, और साथ ही साथ जिन देशों ने भारत का समर्थन किया, भारत के साथ खड़े रहे इस कठिन दौर में, उनका धन्यवाद भी करना है। ये पहला मकसद है। दूसरा, ये बात मान के चलिए कि अभी दुनिया एक कॉन्फ्लिक्ट के दौर में चल रही है, क्राइसिस चल रहा है, वॉर का दौर है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है। तो लेकिन जिस तरीके से ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उधर यूक्रेन और रशिया कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें देखिए ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा था, और जिसमें भारत ने भी इजराइल को के साथ खड़ा हुआ कि आतंकवाद के साथ हमको साथ लड़ना चाहिए, और अभी भी इजराइल ने भी भारत को रेसिप्रोकेट किया इस मामले में। और ये जी7 के कंट्रीज ने भी इस बात के लिए कहा कि ईरान जिस तरीके से आतंकवाद को प्रमोट कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है इजराइल में, और हमास को, हूती को, हिजबुल्लाह को, उसको हम कंडेम करते हैं और इस तरीके की गतिविधियों को आगे नहीं बढ़ाने दे जाए। दूसरा जो मुद्दा जी7 की बात कर रहे हैं, और भारत इसमें निश्चित रूप से भारत ने देखा कि कैसे पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स को ब्लैकमेल के रूप में इस्तेमाल किया, और आतंकवाद को समर्थन कर रहा है और ब्लैकमेल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। तो जी7 के कंट्रीज ने ये भी अश्योर करने का प्रयास किया है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर नहीं कर पाए, और जो इजराइल कर रहा है या अमेरिका कर रहा है या दुनिया कर रही है ईरान के संदर्भ में, तो वो बिल्कुल जायज़ कर रही है। हम नहीं चाहते कि
ईरान एक न्यूक्लियर पावर बने, क्योंकि वो प्रॉक्सीज क्रिएट करता है और रॉग स्टेट के रूप में काम करता है। तो दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पक्ष जो भारत के संदर्भ में भी ये है, भारत आतंकवाद के खिलाफ या युद्ध के खिलाफ इस तरीके की। तीसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष जो आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत, देखिए भारत की जो रीति नीति है वो एक विकासवादी रीति नीति है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम मानव केंद्रित विकास की बात करते हैं। तो मानव केंद्रित विकास में हम एक तरीके से जो ग्लोबल कॉमन्स है और ग्लोबल गुड्स हैं, तो ग्लोबल गुड्स में हम हेल्थ सिक्योरिटी की बात करते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट, यूथ डेवलपमेंट, ये सारे जो एजुकेशन, ये जो मुद्दे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विजिट है इसमें इन सब मुद्दों को, चाहे एनर्जी सिक्योरिटी है, इनोवेशन है, एआई है, एजुकेशनल कोऑपरेशन है, हेल्थ सिक्योरिटी, इन सब मुद्दों पर वो अभी बायलैटरली, चाहे वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के साथ में या जो जो बेलोनी के साथ में या बाकी जर्मन चांसलर के साथ, इन सब के साथ मीटिंग करने वाले हैं, तो इन मुद्दों को वो वरीयता देंगे। एक और जो बड़ा मुद्दा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उनका अपना विजन है कि सबका साथ सबका विकास और वसुधैव कुटुंबकम की जब हम बात करते हैं, तो उसमें G20 में जो भारत की अहम भूमिका रही, उसमें एक तो दुनिया में जो कनेक्टिविटी क्रिएट किया, खासकर जो अफ्रीकन कंट्रीज को भी G20 का हिस्सा बनाया, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। लेकिन इसमें जो ग्लोबल साउथ के अपने एजेंडा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 समिट में बहुत बखूबी रखे थे, उन एजेंडा को G7 के मंच पे या G7 के जो सदस्य देश हैं उनके साथ साझा करेंगे कि भाई कैसे ग्लोबल साउथ के जो अपने, चाहे वो एनवायरमेंटल कंसर्न हो या मैरीटाइम सिक्योरिटी हो या डिजिटल डिवाइड जो बना हुआ है या डेवलपमेंटल डिवाइड जो है, उसको हम कैसे आपसी सहयोग के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये जो यात्रा है, ये इसका टाइमिंग इतना इम्पोर्टेंट है कि जब भारत एस्पायर कर रहा है कि अभी तक 5वीं दुनिया की इकोनॉमी थी, वे चौथी से होते हुए हम तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम विकास को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, जो नई टेक्नोलॉजी है, नए अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको हम कैसे साझा कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो भारत का एक ग्रोइंग जो उभरता हुआ एक क्षेत्र है जो है सर्विस सेक्टर, उसमें हम कैसे दूसरे देशों में भारत एक स्किल्ड लेबर फोर्स को हम सप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं या आईटी सॉल्यूशंस हैं, इन सब मामलों में भी भारत आगे भारत का पक्ष रखा जाएगा। और ये एक टाइमिंग है कि अब गए हैं तो इन सर्विस सेक्टर को भी प्रमोट करेंगे। तो मेरा जो कहने का मतलब है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ पे कॉमर्शियल कनेक्टिविटी की बात करते हैं, कल्चरल कनेक्टिविटी की बात करते हैं, फिजिकल कनेक्टिविटी की बात करते हैं, वहीं पर कैपेसिटी बिल्डअप की भी बात करते हैं। जी जहाँ तक जी 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 प्रोफेसर संजय, जहां एक तरफ आप भी बात कर रहे हैं कि भारत की बढ़ती भूमिका और मजबूत होती अर्थव्यवस्था के साथ निवेश का एक बड़ा, एक तरह से आकर्षण भारत है इस समय तमाम देशों के लिए, इसको स्वीकारा, प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी उस बात को स्वीकारा है और कहा कि भारत को कहीं से भी मतलब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की जब बात होती है, मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की या फिर डेवलपमेंट गोल्स की अगर बात होती है। ऐसे में कनाडा में G7 में भारत का पहुंचना, भारत और कनाडा के संबंधों को लेकर भी आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या एक नया रास्ता, क्या एक नई राह, अतीत में जो भी कुछ हुआ है ट्रूडो के शासनकाल के दौरान, उससे आगे बढ़ेंगे दोनों नेता? देखिए, ये बात साबित होती है कि भारत एक उभरती हुई इकोनॉमी है, एक जिम्मेदार देश है और भारत की एक लोकतंत्र है। ये इस बात से साबित होता है कि ये लगातार छठा जो G7 सबमिट हुआ है, जिसमें भारत को नियमित रूप से बुलाया जा रहा है। यानी कि दुनिया में भारत की आवाज़ और भारत के अपना एक दबदबा है। बात रहती है जहाँ तक भारत और कनाडा के संबंधों की, तो देखिए उसमें भी एक आतंकवाद का बहुत बड़ा मुद्दा कनाडा के साथ जुड़ा हुआ था कि जिस तरीके से कनाडा की भूमि से ऑपरेट करके भारत में आतंकवादी गतिविधियों को प्रमोट करने की बात थी, तो भारत ने उसको स्ट्रांगली रेसिस्ट किया और इस बात को लेके डिस्प्यूट हुआ। लेकिन जो पहले वाले उनके प्रधानमंत्री थे, वो एक तरीके से अपने राजनीतिक फायदे के लिए उन ताकतों को आगे बढ़ाते थे। लेकिन कार्नी के साथ में हमारे एक अच्छे संबंध है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस सम्मेलन
के लिए इनका इतना गर्मजोशी से स्वागत किया है, तो ये बात रिफ्लेक्ट होती है कि कनाडा के लिए भारत एक महत्वपूर्ण देश है। लगभग $8 बिलियन का हमारा आपसी ट्रेड है, हमारा बहुत बड़ा एक एजुकेशन सेक्टर में कॉपरेशन है, टूरिज्म के संदर्भ में भी, और भारतीय मूल के एक बहुत बड़ा समुदाय कनाडा में रहता है। तो निश्चित रूप से जो नए एरियाज हैं, जो उभरते हुए जो क्षेत्र हैं, उसमें भारत और कनाडा के बीच में संबंधों में सुधार होगा। जहाँ जी। तक बात आती है, देखिए बहुत इश्यूज और बर्निंग इश्यूज चल रहे हैं कि जैसे जो राष्ट्रपति ट्रंप आए लेकिन उनको जाना पड़ा। निश्चित रूप से एक फैक्टर है जो मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या रशिया यूक्रेन में चल रहा है, लेकिन जो ट्रेड और टैरिफ जो वॉर चल रहा है उसमें भी कनाडा और भारत एक ही पायदान पे दिखाई देते हैं, क्योंकि जो ट्रंप की पॉलिसी है, अमेरिका की पॉलिसी है, कनाडा के लिए भी लागू हुई, भारत के लिए भी हो, और दूसरे जो G7 के देश हैं उनके लिए भी लागू हुई। तो वो भी मुझे लगता है एक विचार का विषय होगा कि कैसे टैरिफ रिजीम को लिबरलाइज किया जाए और कैसे बेहतर अमेरिका के साथ संबंध बनाया जाए। एक बात और ट्रंप ने इस G7 में किया कि रशिया को इससे बाहर रखना, G20 से बाहर निकाल देना एक भूल हुई। मुझे लगता है कि वो ये चाहते हैं कि क्योंकि रशिया को कॉन्फिडेंस में लेके पूरा यूरेशिया में एक शांति स्थापित करने की बात को मुझे लगता है ट्रंप का मंशा होती है, और जो एक बढ़ती हुई पार्टनरशिप थी रशिया और चाइना के बीच में, उसमें भी ट्रंप थोड़ा चिंतित थे कि क्योंकि चाइना एक तरीके से पाकिस्तान, ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ में एक बहुत उनका वो स्ट्रॉन्ग नेक्सेस है, तो वो नहीं चाहते कि ये नेक्सेस एंटी अमेरिका और बाकी दुनिया के लिए शांति के लिए खतरा हो। तो ये एक विषय था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेजेंस वहां पर इस वक्त और उनकी जो बाकी दुनिया के लीडर से मीटिंग, निश्चित रूप से जो बढ़ता हुआ जो तनाव है दुनिया में, चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन हो, चाहे वो साउथ चाइना रीजन हो, इंडियन जी। ओशन हो, या फिर अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जो मेडिटेरियन जो भूमध्य सागर है, और जो हमारा एक ट्रेड होता है मध्य एशिया के साथ में, खासकर जो ऑयल एंड क्रूड ऑयल का और नेचुरल गैस का, तो उस पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़े तो भारत बिल्कुल प्रोफेसर शांति। संजय, साइप्रस की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री कनाडा पहुंच रहे हैं। बेहद अहम G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्राथमिकताओं को रखेंगे दुनिया के सामने कि भारत किस तरह से सोचता है दुनिया के लिए, देखना दिलचस्प होगा। रुक करेंगे सीधे भारतीय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, और सीधे